See here, this is the question number 19 of exercise 3.2. चलिए सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन. Question is, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested into two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 और second case में rupees 2000. Okay. So first of all, the total amount we have is what? It is 30,000 rupees. And this must be invested in the parts, right? Let amount invested in first bond. In first bond means the bond which pays 5% interest per year is equal to what? X rupees. ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपीस इन्वेस्ट किया? X. तो लेट द अमाउंट इन्वेस्ट इन द सेकंड बॉन्ड विल बी दैट इज 30,000 माइनस, क्योंकि करना तो पूरा ही है, ये तो कंफर्म था. तो अगर एक बॉन्ड में X रुपीस कर रहे हैं तो दूसरे बॉन्ड में रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 30,000 माइनस X कर रहे हैं. नाउ अब यहां पर हम अमाउंट का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं. सुनना देखो, है ना. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं. देखो, सबसे पहले बात तो आपको समझना चाहिए कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता कैसे है. तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? अमाउंट इनटू रेट परसेंट. ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए, या आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके कॉमन सेंस में होगा. तो जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट इनटू रेट परसेंट के इक्वल होता है. तो हमारे पास अमाउंट के दो फिगर है, एक है X और एक 30,000 माइनस X, और रेट परसेंट के भी दो फिगर हैं, एक 5% और एक 7%. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट आएगा. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए पार्ट में, इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है. तो इंटरेस्ट अमाउंट के कितने एलिमेंट है? एक. अब इसके दो एलिमेंट और उसके दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर कितने एलिमेंट बनने चाहिए? 1. ये तभी हो पाएगा जब हम एक बहुत यूनिक वे से चीजों को आगे बढ़ेंगे. ध्यान देना. तो वापस बोल रहा हूं, इसके दो एलिमेंट है, इसके दो एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट को इन दो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में कितने एलिमेंट आने चाहिए? 1. अब रिजल्ट में 1 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स अगर आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1. और रिजल्ट का मैट्रिक्स ऑर्डर 1/1 बनाना है तो हमें यहाँ पर अमाउंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनाना पड़ेगा? 1/2. और रेट का क्या बनाना पड़ेगा? 2/1. ये हमारा दिमाग पूरा चलेगा यहाँ पर. इस तरह से हमें थॉट बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे. ये सब क्यों कर रहे हैं अपन? इंटरेस्ट के कितने फिगर है हमारे पास? केवल एक. ठीक है, एक केस में. बी केस का भी अलग से देखेंगे. इसमें एक फिगर है, अमाउंट के दो फिगर है, रेट परसेंट के दो फिगर है. अब दो फिगर को दो फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही वो तरीका है जिससे हम उसे कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 1/1. और उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 1 एलिमेंट आएंगे. इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो इस मींस अमाउंट का जो मैट्रिक्स है वो अपने को 1/2 की फॉर्म में बनाना चाहिए. तो 1/2 का मतलब हो गया एक X और एक 30,000 माइनस X. ठीक है, अमाउंट को हमने किस में लिख दिया? मैट्रिक्स ए में. अमाउंट को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूँ और R को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेट परसेंट से. इसका मैट्रिक्स कैसे बनाना चाहिए? 2/1 का. तो पहला बॉन्ड क्या था? 5%. दूसरा बॉन्ड क्या था? 7%. ठीक है. अगर आप इन दोनों को उल्टा कर दोगे, मैथमेटिक्स में उल्टा करके भी आंसर आएगा ना इंटरेस्ट में, लेकिन उल्टा करोगे तो फिर इसका ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा? 1/2. और इसका ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा? 2/1. यानी कि इन दोनों में से जो पहले नंबर रहे हो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 1/2 ही रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? 2/1, ताकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहे? 1/1. ये स्ट्रेटेजी है, राइट. तो और इंटरेस्ट वाला जो अपने पास अमाउंट है, वी नो दैट उसका फिगर कितना है फर्स्ट केस में. अगर फर्स्ट केस की बात करें तो
इन द पार्ट फर्स्ट ए स्मॉल ए, तो इंटरेस्ट वाले के रेट में क्या लिखूंगा 1800। अब सबको अपनी अपनी जगह रख देते हैं, तो सबको अपनी जगह मतलब इंटरेस्ट वाले पार्ट में इंटरेस्ट 1800, फिर बाद में अमाउंट वाला दैट इज व्हाट x इंटू एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स, और फिर रेट परसेंट वाला दैट इज 5% और 7, ऐसे रख दिया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है x की। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का मतलब इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो वो करो, करते हैं। तो रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से, और एक एलिमेंट बन के आएगा, तो क्या बन के आएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7%, और यहां पर 1800। बाय कंपैरिजन अपन क्या कह पाएंगे, बाय कंपैरिजन वी कैन से दैट 1800 इज इक्वल्स टू व्हाट x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। ये अपॉन 100 कहां से आ गया, परसेंटेज है ना, परसेंट। नाउ ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 1800 इंटरेस्ट पाने के लिए फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपीस इन्वेस्ट करना चाहिए और सेकंड बॉन्ड में कितना रुपीस इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज द वे, और सबसे ज्यादा दिमाग वाला काम यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन। पहली बात तो ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमारे को कभी अमाउंट पता हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज पता हो तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो कि एक बेसिक नॉलेज होती है, एक्सपेक्टेड रहती है आप लोगों से जानने के लिए। तो उसका फॉर्मूला लिखा है इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट परसेंट। फिर ये समझना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि अमाउंट के कितने फिगर है 2, रेट परसेंट के कितने फिगर है 2, और इंटरेस्ट के कितने फिगर है 1। ठीक है, तो इस हिसाब से इन दो से मल्टीप्लाई करके एक फिगर बनाने के लिए हमें मैट्रिक्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा, और वो भी तभी हो पाएगा जब अमाउंट का मैट्रिक्स का लेंगे अपन 1/2 और रेट परसेंट का क्या लेंगे 2/1, तब जाके ये 1/1 का। तो ये पूरी जो हमने लिखा है इसके पीछे की कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दिमाग में थॉट्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर को तो हम बहुत लिमिटेड चीजें दिखा रहे हैं, तो पीछे की तैयारी बहुत बड़ी है, पर्दे के पीछे की तैयारी। ये है फर्स्ट वाले का पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इट इज व्हाट 2000, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेरिमेंट करना। ये है प्रोसेस। बताइए कोई डाउट हो तो। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप।
और कोई डाउट बेटा? इन दैट केस हम रिमेनिंग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। देखो, मिसलेनियस का एक एग्जांपल अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, जानते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। ठीक है, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल आल्सो बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कि ए का प्रोडक्ट बी के साथ और बी का प्रोडक्ट ए के साथ सेम रिजल्ट देता हो। ठीक है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी तो होता होगा। उन सभी सिचुएशन में ए बी कैसा बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा, अगर ए और बी अलग अलग कैसे हो? सिमेट्रिक हो। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इस क्वेश्चन से ये नहीं समझना चाहिए कि हमेशा ए बी और बी ए इक्वल होते हैं। पहली बात तो ये कुछ स्पेशल केसेस में हो सकते हैं, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, ए और बी अगर सिमेट्रिक है और कम्यूट करते हैं देन ए बी विल बी सिमेट्रिक, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट में कई बार ये डाउट होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। ठीक है, तो अब यहां दो स्टेटमेंट है, एक तो है ए बी इज सिमेट्रिक और दूसरा है ए एंड बी कम्यूट। इसमें गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है? व्हाट इज गिवन? ये गिवन है कि ए बी सिमेट्रिक है और प्रूफ करो कि ए और बी कम्यूट बनेंगे, या ये प्रूफ करना, ये गिवन है कि ए और बी कम्यूट है और प्रूफ करो कि ए बी सिमेट्रिक है। बताओ क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है, क्या मान के चलेंगे अपन? ए और बी सिमेट्रिक है वो तो फर्स्ट लाइन हो गई अलग अलग, वो तो अलग हो गई। मैं बात कर रहा हूँ जो अंडरलाइन मैंने किया ना दो स्टेटमेंट, इनमें से किसे गिवन माना जाएगा और किसे प्रूफ करना माना जाएगा? हाँ, देखो कभी भी ये डाउट रहे तो आप तो शो दैट के आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रूफ, उसे प्रूफ करना चाहिए। शो दैट के आगे जो लिखा हुआ है ये हमेशा प्रूफ करना चाहिए, आप ये मान लो। इज इट क्लियर? है ना? तो अपने को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है दैट इज ए बी इज सिमेट्रिक, और गिवन क्या है? गिवन क्या है? फर्स्ट तो गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, जिसे मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कह सकता हूं? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। और सेकंड चीज हमें क्या गिवन है? ए एंड बी कम्यूट, जिसका मैं मैथमेटिक्स में क्या लिख सकता हूं? दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी। तो ये हो गई पहला इक्वेशन और ये हो गया दूसरा इक्वेशन, जिसका यूज हम आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रोसेस पर। तो प्रोसेस को अगर हम स्टार्ट करें तो कहां से थॉट बनाए? थॉट ये बनाए कि प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए बी इज सिमेट्रिक। जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो या इसकी सिमेट्रिक, तो हमें उस मैट्रिक्स का क्या करना चाहिए? ट्रांसपोज। सो लेट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ए बी का ट्रांसपोज जो होता है बाय द प्रॉपर्टी किसके इक्वल होता है बेटा? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी। पढ़ी ना हमने ये? अब क्योंकि बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? तो हम इसे बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह लिख सकते हैं बी ए। एंड नाउ बाय इक्वेशन 2 हम बी ए को क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो फाइनली ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया बेटा? ए बी के इक्वल। तो सिंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी, सो ए बी इज ए सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। सिंपली, ठीक है। So we have given that A and B are symmetric matrices, A and B commute, and we have to prove that AB is symmetric. Any doubt? Okay. Now एक्सेस के क्वेश्चंस तो भी सभी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब रिमेनिंग है मिसलेनियस। एक बार हम क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं मिसलेनियस के। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो काफी टिपिकल या डिफरेंट होगा तो देखते हैं। ओके, सी हियर। फर्स्ट है, इफ A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं नोट्स कॉपी में, है ना। तो अगर फिर भी हम इसे रिफ्रेश माइंड से सोचे तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। फॉर दैट हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी फॉलो करते करते हमें इसे सॉल्व करना है। फाइनली चेक करना है कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है या इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। और क्योंकि क्वेश्चन ने साफ तौर पे बोला है कि इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें माइंड ही क्यों लगाना है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका नेगेटिव भी निकालेंगे, दोनों का रिजल्ट के साथ आना चाहिए सेम। देन वी कैन से दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, शो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB, B डैश का मतलब क्या हुआ, B का ट्रांसपोज। शो दैट मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट बनेगा कि A सिमेट्रिक है और प्रूफ करना है कि B डैश AB भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर दूसरा पार्ट है कि A स्क्यू सिमेट्रिक है और फिर प्रूफ करना है कि B डैश AB भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है हमें उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और उसका प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ रिकॉल करवा दूं कि जैसे यहाँ तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें इसके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करनी है, ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। दो में हमने क्या किया था, AB का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो ABC का ट्रांसपोज बनता है C ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। चार मैट्रिक्स होंगे तो भी ऑर्डर रिवर्स होगा,
कुल मिला के ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, 4 5 6 7 10 जितने भी होगा दिक्कत होती है। क्लियर है, समझ में आएंगे, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z इफ मैट्रिक्स A satisfies the equation A dash A equal to I. What does it mean A dash? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो आप, इसके ट्रांसपोज को पहले और फिर इस मैट्रिक्स को बाद में रखते हुए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स वाई जेड के टर्म में आएंगे, है ना, मतलब एक मैट्रिक्स बनेगा। और क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो हमें राइट साइड में उसके जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा ना उसके राइट साइड में क्या रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आप एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री मैट्रिसेस इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये फाइनली जीरो मैट्रिक्स है, ध्यान देना, है ना। तो इन तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है अपने को, और उसके लिए पहले आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा दर्शन, इन दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा प्रोडक्ट का, क्यों, इसमें ऑर्डर क्या है और इसमें, तो दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा 1/3, याद रखना। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा 1/3 दर्शन। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, लास्ट वाले का, वो तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट का आ गया। इस लास्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/1। 1/3 को 3/1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 1/1, राइट। तो इन तीनों को प्रोडक्ट करके फाइनली जो एक मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा 1/1, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे 1, क्योंकि 1/1 ऑर्डर का है। और आरएचएस में जो जीरो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का माना जाएगा 1/1 का ही माना जाएगा, क्योंकि एलएचएस का ऑर्डर भी तो 1/1 है, तो उसमें एलिमेंट क्या होगा 0। तो एलएचएस के मैट्रिक्स में रखा एलिमेंट आरएचएस में रखे एलिमेंट 0 के इक्वल रखा जाएगा, देन वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इफ x विल बी क्वाड्रेटिक तो दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, x इज लीनियर तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। क्लियर इज दैट, कोई डाउट इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। a स्क्वायर फाइंड करने के लिए a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5a को फाइंड करने के लिए माइनस 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और 7i मींस 7 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तीनों मैट्रिसेस का रिजल्ट आने पर हम तीनों को क्या कर देंगे, यहां रख देंगे अपनी पोजीशन पर, और सॉल्व करके फाइनली आंसर क्या आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। ध्यान देना, ये जितने भी आगे जीरो लिखे हुए हैं ना, दीज आर व्हाट जीरो मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स के साथ या सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के साथ रिजल्ट क्या देता है, मैट्रिक्स ही देता है, नंबर नहीं देता, मैट्रिक्स ही देता। तो ये कभी इस तरह की सोच मत रखना कि ये जीरो है, नंबर जीरो है, ये जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, फाइंड एक्स इफ दीज थ्री मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 0। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे भी किया। अगर हम ध्यान दें तो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस बन रहे हैं, विच मींस यहाँ से रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 1/1, जो कि एक्स के टर्म में होगा। और आरएचएस में भी जीरो मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर 1/1 लेकर के एलिमेंट 0 ले लेंगे अपन, दोनों को कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कर सकते हैं। Now, what problem is here? Let's see. A manufacturer produces three products X, Y, Z with which he sells in two markets. Annual sales are indicated below. Market first and second में products ये जो है ये क्या है, क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेलिंग दिखा रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी दिखा रहा है, प्रोडक्ट की रेट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखाया आपको, इट इज क्वांटिटी। ये क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, है ना। मार्केट 1 में पहला प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी बिकी 10,000, दूसरे प्रोडक्ट की 2,000, तीसरे प्रोडक्ट की 18,000, मार्केट सेकंड में ये क्वांटिटी बिकी। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज। यूनिट सेल मतलब एक यूनिट का सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस, है ना। ये एक्स प्रोडक्ट की बात है, ये वाई प्रोडक्ट की, और ये जेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी।
एक्स प्रोडक्ट का रेट क्या है 2.5, वाई का कितना है 1.5 और जेड का कितना है 1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें हर मार्केट में हुई सेलिंग का कॉस्ट फाइंड करना है, रेवेन्यू फाइंड करना है और हर एक मार्केट का फाइंड करना है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने आंसर्स आने चाहिए, दो, एक मार्केट 1 का रेवेन्यू और एक मार्केट 2 का रेवेन्यू, मतलब दो एलिमेंट का मैट्रिक्स आना चाहिए। अब दो एलिमेंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, या तो 2/1 या फिर दो ही तो ऑप्शन है, 2 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1/2 और 2/1। तो नाउ अब हमें यहाँ फिर से अपनी एक चालाकी फॉलो करनी पड़ेगी। तो चालाकी में क्या, चालाकी में आप समझो कि हमारे पास क्वांटिटी का जो मैट्रिक्स है वो जिस तरह से दिया गया है उस तरह से अगर बनाएंगे, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स, वो मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, क्या बनेगा 2/3, ये क्वांटिटी का है। अब रेट जो है उसमें कितने एलिमेंट है, 3, ध्यान देना 3 एलिमेंट है। अब या तो बनेगा 3/1 का या बनेगा 1/3 का, ठीक है। तो बता सकते हो कि रेट का मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनाना चाहिए, व्हाई नॉट 1/3, 3/1 ही क्यों, एग्जैक्टली अगर हमने 3/1 का बनाया है ना, तो डेफिनेटली हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है। लेकिन अगर यही हम किसका बनाते 1/3 का, तो ना तो इसे इससे मल्टीप्लाई कर पाते ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर पाते। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब हम यहाँ पर इसे किस ऑर्डर का लेंगे 3/1 का। तो इसका कॉस्ट था 2.5, ठीक है, ये एक्स के लिए ये कॉस्ट ध्यान रखना, देखना 2.5 रुपीज, 1.5 रुपीज और ये वाई के लिए और ये जेड। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ अगर रेवेन्यू फाइंड करना है तो रेवेन्यू कैसे मिलेगा बेटा, रेवेन्यू मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी इनटू रेट या रेट इनटू क्वांटिटी, कुछ भी किया जा सकता है क्या, बताओ, दोनों किया जा सकता है क्या। देखो जनरल मैथमेटिक्स में तो दोनों किए जा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो वहां ऑर्डर का फर्क पड़ेगा। तो हम पहले क्वांटिटी का मैट्रिक्स रखेंगे कि रेट का ये फर्क पड़ता है। हमारे जो डिसीजन बने हैं पहले उस हिसाब से तो पहले किसका मैट्रिक्स रखना पड़ेगा, क्वांटिटी का, और बाद में किसका रखना पड़ेगा, रेट का मैट्रिक्स रखना, तब जाके हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे और रिजल्टिंग मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर आएगा बेटा, बताओ 2/1। अब 2/1 में देखो ये 1 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 जो है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम था वो किसका था, कॉस्ट का, तो मैंने कॉस्ट का कॉलम बना लिया, ठीक है। ये 2 कहां से आया, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो से आया, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को किससे डिनोट किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड से। तो इसका मतलब है फर्स्ट मार्केट का टोटल कॉस्ट रेवेन्यू कितना बनेगा और सेकंड मार्केट का टोटल कॉस्ट रेवेन्यू कितना बनेगा वो हमें मिल जाए। तो अगेन इट इज अ क्वेश्चन जो कि हमें थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा कि हमें मैट्रिक्स को किस ऑर्डर का बनाना है। डन, समझ में आई है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे और फोकस करना पड़ेगा। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, if the unit cost of above 3 commodities are ₹2, ₹1 and ₹50 respectively, find the gross profit।
हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने को कहा गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है शुद्ध आय, प्योर इनकम। अब शुद्ध आय का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने जो सामान बेचा, आपने बेच दिया, पैसे आपको मिल गए 1,000 रुपए, मान लो 10,000 रुपए मिल गए आपको। ये 10,000 रुपए आपकी कमाई नहीं है। सामान जो खरीदा था उसकी कॉस्ट भी तो कटिंग करनी पड़ेगी। ये कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी हुआ, शुद्ध आय थोड़ी है। 10,000 का सामान बेच दिया तो 10,000 अपने पूरे हो गए। अरे भाई, जहां से खरीद के लाए थे उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा, है ना? फैक्ट्री है, शॉप है, डीलर है, जिसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स यहाँ बन गया अपने पास 2/1 का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स यहाँ से बन जाएगा, वो भी किस ऑर्डर का बनेगा? 2/1 का। जिस तरह से हमने यहाँ पर रेट, ये कौन सी रेट है, इसको और क्लियर कर देते हैं। ये कौन सी रेट है? सेलिंग रेट, है ना? तो सेलिंग रेट यहाँ है। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? कॉस्ट रेट लिखा जाएगा, ठीक है। तो अपने पास किसका आ जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स आ जाएगा। सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स आ गया, कॉस्ट प्राइस का मैट्रिक्स आ गया। नाउ वी हैव टू डू व्हाट? टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, देन वी विल गेन द ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इन बोथ मार्केट्स। क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें, है ना? ऐसा। अब ग्रॉस प्रॉफिट में आपको, है ना, दोनों का टोटल प्रॉफिट ही बताना पड़ेगा। मार्केट 1 और मार्केट 2 का तो अलग अलग निकाल लेंगे अपन, लास्ट में फाइनली दोनों मार्केट का टोटल अमाउंट भी अपने को निकालना पड़ेगा। जैसे मार्केट 1 से 2,000 रुपए की कमाई हुई, मार्केट सेकंड से 3,000 रुपए की कमाई हुई, तो फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल आय भी इसको बोलते हैं, है ना? तो टोटल इनकम कितनी बताएंगे अपन? 2 प्लस 2,000 प्लस 3,000 दैट इज इक्वल टू 5,000। ये भी हमें बताना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए कर लेंगे क्या बेटा? 8th, find the matrix X so that X into this matrix is equal to next matrix। ओके, तो X मैट्रिक्स फाइंड करना है। मान लेते हैं जो इसके आगे मैट्रिक्स दिया वो A मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2/3। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर, रिजल्टिंग मैट्रिक्स B है मान लेते हैं, जिसका ऑर्डर भी क्या है? यहां से पहले हमें X का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना? तो X मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हम थोड़ी देर के लिए क्या माने, m/n, तो ये इक्वेशन पॉसिबल हो, इसके लिए जरूरी है कि n की वैल्यू कितनी हो जाए? 2। क्लियर और नॉट? क्यों? n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, पता है ना? इन दोनों का प्रोडक्ट हो पाएगा। n की वैल्यू 2 होने के बाद में अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ऑर्डर देखें तो प्रोडक्ट ऑर्डर क्या बनेगा? m/3 एंड दैट इज इक्वल टू b इंटू 2/3। अब दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो गए तो उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। तो बेसिकली इस तरह से हमें मिलता है कि हमें x का जो ऑर्डर है वो डिसाइड हो गया, और वो कितना हो गया? 2/2। तो हमें x मैट्रिक्स को एक जनरल मैट्रिक्स मान लेना चाहिए, a b c d, ठीक है। और फिर उस x मैट्रिक्स को हमें इक्वेशन में रख देनी चाहिए, जहां से हमारे पास a b c d में कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी? 4। और उन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर पाएंगे? क्या फाइंड कर पाएंगे? ABCD फाइंड कर पाएंगे। ABCD आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स आ जाएगा, X मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और मैं अगर और आपको क्लियर करूं तो ABCD में 4 नहीं 6 इक्वेशंस आएंगी। कितनी इक्वेशंस आएंगी? 6। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि जहां 4 चीजों से काम पूरा हो सकता है वहां 6 चीजें मिल जाए तो दिक्कत किसको होती है? वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बोनस अपने लिए, है ना? कम रह जाए तो दिक्कत हो सकती है। 4 चीजें फाइंड करनी है, इक्वेशन 2 ही है तो कैसे फाइंड करें? लेकिन 4 चीजें फाइंड करनी है और इक्वेशन 6 दे दी तो बोनस अपने लिए। वी कैन बी सिलेक्टिव कि किस किस का यूज करके सॉल्व करना है आपको।
समझ में आ रहा है? देखो अभी हिंट दे रहा हूं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप जब इसे सॉल्व करोगे और फिर भी नहीं आएगा तो डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तब भी डिस्कस करूंगा, बट ठीक है, वी हैव ए टाइम, और हम हिंट से भी अगर चीजों को समझ पाए और उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है तो अच्छी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैट्रिक्स ए इज गिवन, और ये भी कहा गया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई के इक्वल है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बात सही होगी? तो व्हाट डू यू हैव टू डू, आप ए स्क्वायर निकालो, उस ए स्क्वायर को किसके इक्वल रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर आप एलिमेंट्स को कंपेयर करो, एलिमेंट्स को कंपेयर करके इक्वल रख दो। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो आपको उनमें से मिल जाएगी, वो देखना है, विच वन इज दैट। तो इन चारों में से एक तो कोई ना कोई मिलेगी सही आपको, और जो मिलेगी वही हमारा इक्वल आंसर है ना। इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट, इसका आंसर तो डायरेक्टली दे सकते हैं मन, क्या आएगा? ऑप्शन डी, बी, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। आर यू श्योर? बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए था क्या वहां पर? नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हुआ है, तो जीरो मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर भी तो होता है, तो जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना नहीं चाहिए था क्या उसको? विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी और बी? क्यों नहीं फर्क पड़ता? नहीं नहीं, ट्रांसपोज करेंगे तो इस सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा, फिर होगा नहीं ना। 2/3 के ऑर्डर का अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे 3/2 ऑर्डर का हो जाएगा। तो ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकते हैं जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो यहाँ जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो फिर ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन ने बोला है कि ए सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वहीं से क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। अब इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में ए डायगोनल मैट्रिक्स है कि ए स्केलर मैट्रिक्स है कि ए जीरो मैट्रिक्स है, क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ए ने क्वेश्चन में बोल दिया गया ना ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स व्हाई। अच्छा, सी ऑप्शन में क्या कमी है? हाँ लेकिन ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ना, मतलब जो सी ऑप्शन है वो नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। जो बी है वो नेसेसरी प्लस सफिशिएंट दोनों को बना रहा है, इसलिए ज्यादा प्रॉपर आंसर उसको माना जाए। ये आती है स्टूडेंट्स की तरफ से बात आती है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ना, बी सी ऑप्शन गलत क्यों है, सही होना चाहिए। तो यहाँ समझने वाली बात है कि मोस्ट प्रॉपर आंसर सही कौन सा है, वो है बी। नेक्स्ट है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको क्या करना है, आई प्लस ए का होल क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसी से ओपन करना है। और उससे ओपन करने के बाद में ये कंडीशन भी लेके चलनी है कि ए स्क्वायर को क्या रख सकते हैं अपन, ए, हमेशा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो अपन रख सकते हैं। उसको रखते हुए अपने को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फाइनल आंसर जो आएगा इन चारों में से कोई एक आना चाहिए, तो वो आपकी अपनी कैलकुलेशन से पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही हो। समझ आया?
पक्का? तो ठीक है, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको करने हैं और उसे कंप्लीट कर लो। कुछ ही दिनों में हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। देखो मैं बता दूंगा, मैंने अभी क्या कहा, मैं अभी हिंट दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग हिंट। आप ट्राई करना और ट्राई करने के बाद नहीं आता तो वापस मैं बताऊंगा, ये मैं गारंटी देती हूँ, है ना। बाकी हिंट दिया है, आप a प्लस बी के होल क्यूब से इसको ओपन करना। हाँ नहीं, इस केस में तो नहीं दे पाएंगे, इस केस में तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग चैप्टर 4। जल्दी चैप्टर 4 के बाद में इजी पैटर्न पे आ जाए, चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग तो नहीं है अभी। डिटरमिनेंट से अपन स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी बाद में। अब जैसे कहते हैं ना अपन की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दो रूट्स आ जाते हैं और दो रूट्स आने पर हमें एक को दोनों को चेक करना पड़ता है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा और नहीं करेगा, तो वो प्रोसीजर अलग करना पड़ेगा डिटरमिनेंट वाले मेथड में। इसलिए बेस्ट तो यही है कि अपन क्या माने कि अपन इसको मैट्रिक्स से ही करें। अभी आपको मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। कल से टाइमिंग 2 से 3 का है।